हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी ए शुभम मारू और मैं आपके सामने एक वीडियो बनाया है जिससे आपको सी ए फाइनल के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर सकूँ। मुझे सी ए बनने के बाद में काफ़ी बार अपने जूनियर से और अलग अलग फ्रेंड्स से फ़ोन आने लगे कि भैया हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, सर जी हम लोग कैसे प्रिपेयर करें। तो मैंने सोचा कि अगर सबको इंडिविजुअली बताऊँ तो उससे अच्छा बेटर है कि मैं एक वीडियो बना लूँ और इस सीरीज़ को आप सबके साथ में शेयर कर लूँ, सो दैट आपको भी ईज़ी हो जाएगा और मेरे लिए भी ईज़ी वर्क रहेगा। दोस्तों, ये वीडियो की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हूँ और इस वीडियो के दौरान जो भी मैंने अपने व्यूज़ दिए हैं, वो मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, जो कि मैं अपने सीए फाइनल में जो फंडे मैंने अप्लाई किए थे, जो स्ट्रैटेजीज़ मैंने अप्लाई की है, वो स्ट्रैटेजीज़ मैं आपके साथ में जस्ट शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों हम लोग हमारा डिस्कशन स्टार्ट करें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप एक नोटबुक और एक पेन ले लीजिए, सो दैट मैं जो जो पॉइंट्स आपको बोलते जाऊंगा आप उसको नोट करते जाओ। ठीक है? तो ठीक है, अभी अब आपने नोटबुक और पेन ले लिया है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो डिस्कशन है उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा स्टडी, सेकंड पॉइंट है रिवीजन, कि ये जो हमने जो पढ़ाई की है इसको हम लोग रिवाइज कैसे करें। थर्ड पॉइंट रहेगा कि अभी अब 15 दिन बचे हैं फाइनल एग्जाम के लिए, तो हम लोग फाइनल एग्जाम के दौरान और उस 15 दिन पहले का जो पीरियड है, 15 अप्रैल से मान लीजिए, तो 15 अप्रैल से टेंटेटिवली 16 या 17 मई तक के हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करना है, उस बारे में हम लोग थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा। और लास्ट वन विल बी regarding various techniques, various tricks that we must apply during our examination and we must keep in our mind. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो पेपर होता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 20 मार्क्स, जो कि कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, उसके अंदर में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं जनरली, और उसमें से कोई भी 4 छुड़ाना होता है। वो 20 मार्क का होता है। वो भी 16 मार्क का होता है, बट हम लोगों को अगर ऑप्शन के साथ अगर पढ़ा जाए तो 20 मार्क का होता है। देयर आफ्टर जो बीच में के जो 5 क्वेश्चन है वो होता है 16-16 मार्क के। इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 80 प्लस 40 हमारा 120 मार्क्स का पेपर आता है। और अगर इफेक्टिवली अगर देखा होगा तो हमारा जो पेपर है वो इफेक्टिवली हम लोग 80 या 85 मार्क के आसपास में लिख पाते हैं। तो दोस्तों, मैं इससे आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर 70% भी अगर सिलेबस अगर कवर कर लिया है तो भी आप सी ए फाइनल का जो पेपर है वो आप 80 से 85 मार्क्स का आराम से लिख सकते हो। 80 से 85 मार्क्स का आराम से लिख सकते हो। ठीक है? तो अभी अब हम लोग हमारा डिस्कशन में जो पॉइंट से जा रहा हूँ दोस्तों, अभी दिसंबर है तो 4 महीने हमारे पास में पूरे पूरे हैं। 2 ग्रुप प्रिपेयर करने के लिए 4 महीने बहुत सफिशियंट टाइम है। और मैं मानता हूँ कि अभी आप लोग दोनों ग्रुप पर ही फोकस कर रहे हो। ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले अगर पढ़ाई की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए चलते हैं, तो सब्जेक्ट होता है हमारा पेपर 5, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्यूटी। दोस्तों, क्यूटी ये जनरली 30 से 35 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। और जो अगर इसके टॉपिक्स अगर हम लोग अगर देखें तो एक सिंप्लेक्स, देर आफ्टर सीपीएम पर्ट, ये टॉपिक्स अगर छोड़ दिए जाए तो बाकी एकदम ही सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल, एकदम सीधा सीधा है, जो कि अगर प्रॉपरली अगर कर लो तो इसके अंदर में आउट ऑफ मार्क्स आप कवर कर सकते हो। दूसरा पार्ट होता है कॉस्टिंग का। कॉस्टिंग के अंदर में दोस्तों 2 टॉपिक सबसे बड़े हैं। वो है, एक है मार्जिनल कॉस्टिंग और दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इसके अलावा अगर बाकी टॉपिक्स के अगर बारे में देखते जाए तो जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग है, एबीसी एनालिसिस है, यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, लाइकवाइज जो छोटे छोटे काफ़ी सारे टॉपिक्स है आप जानते हैं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली बच्चों से गलती क्या हो जाती है, हम लोग स्टूडेंट जब होते हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते समय हम लोग क्या सोचते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग 20 मार्क के लिए पूछता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15 मार्क के लिए पूछता है, तो वी फोकस ऑन दीज 2 टॉपिक्स ओनली। बट दोस्तों, मेरा मानना है कि ये 2 टॉपिक के ऊपर में फोकस करने की बजाय हम लोग अगर छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर अगर पहले अगर फोकस करें तो हमारी पढ़ाई और ज़्यादा इफेक्टिवली हो सकती है। तो अभी अब कैसे करें? बात तो सही है कि ठीक है बोल तो रहे हो, बट करे कैसे? दोस्तों, अगर सजेस्ट करूंगा तो कॉस्टिंग के लिए अगर आपको अगर कुछ अगर रेफर करना चाहिए तो वो है स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल। ये 2 चीज़ें सफिशिएंट है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का एक और कंपाइलेशन करके आता है एक बुक, वो आपको हमारे मॉड्यूल्स के साथ में नहीं मिलता है, वो अलग से परचेस करना पड़ता है। 100 से 150 के रेंज में सब्जेक्ट्स के आते हैं वो।
तो आप वो भी रेफर कर लीजिए। उसके अंदर में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट रहते हैं पीएम और कंपाइलेशन में, बट जो पुराने जो क्वेश्चंस है जो कि पीएम में नहीं होते वो कंपाइलेशन में होते हैं। और मैंने जो मेरा एक एनालिसिस रहा है उसके अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंपाइलेशन से भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कंपाइलेशन या आपने दिस इज मस्ट, कंपाइलेशन इज मस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, आपको सिर्फ शायद माइट भी लॉ के लिए अभी आई है या नहीं है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे अटेम्प्ट के टाइम पे मैं 16 में वो चेंजेस आए थे तो तब लॉ का कंपाइलेशन बंद हो गया था। डीटी और आईडीटी का छोड़ के बाकी आपको बाकी पांचों सब्जेक्ट का फॉर श्योर कंपाइलेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी कॉस्टिंग, कमिंग ऑन टू कॉस्टिंग अगेन, कॉस्टिंग की हम लोग पढ़ाई कैसे करें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि कॉस्टिंग में जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसका आप पहले स्टडी मटेरियल में जो भी 40-45 क्वेश्चन है वो आप पहले सॉल्व कर लें। देयर आफ्टर आप पीएम सॉल्व करना शुरू करें। पीएम जब सॉल्व करोगे तो माइट भी, नहीं तो फिर जब ऐसे में जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है। जब भी आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का लेवल आए उस वक्त एक काम कीजिएगा, आप कॉस्टिंग का जो बाकी जो टॉपिक्स है जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, एबीसी एनालिसिस, जो छोटे छोटे टॉपिक है वो सॉल्व कर लीजिए उस टाइम पे। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका मार्जिनल कॉस्टिंग भी थोड़ा थोड़ा करके कवर हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो भी सारे कवर हो जाएंगे और आपका कॉस्टिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। दोस्तों अगर कॉस्टिंग अगर अच्छे से अगर प्रिपेयर किया जाए तो बिलीव मी हम लोग 70+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्यूटी की अगर बात की जाए तो दोस्तों क्यूटी में जो 3 टॉपिक के मैंने नाम बताए उसके अलावा बाकी सारे टॉपिक एकदम सिंपल है, वो आप पहले बिल्कुल मत सॉल्व करिए। पहले अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग उसके अंदर में ज़्यादा टाइम डालेंगे। जब आपके पास में जब आपको प्रेशर आए, जैसे अभी कॉस्टिंग के बाकी टॉपिक्स करेंगे उसी वक्त क्यूटी के भी ये टॉपिक्स कर लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करते जाएंगे। वन मोर थिंग कि अभी आपकी सेकेंड रिवीजन होगी या थर्ड रिवीजन होगी इस बारे में मैं नहीं जानता। होता है बहुत सी बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही रिवीजन हो पाता है। तो दोस्तों आप जब फर्स्ट रिवीजन जब करो किसी भी सब्जेक्ट का, कॉस्टिंग, एफएम, अकाउंट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे उस क्वेश्चन का जो पेज नंबर है वो कहाँ पर सॉल्व किया गया है उसका क्वेश्चन नंबर, ये सारे मॉड्यूल या पीएम जो भी आपकी नोट्स है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर में पॉइंट आउट कर लीजिए। दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता। उसके अंदर में अगर 8 एडजस्टमेंट दिए तो उसमें से 6 एडजस्टमेंट हम लोगों को आती है, माइट भी 1 या 2 एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो कि हमारे को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर, उसका रिलेवेंट पेज नंबर, इसके अलावा वो कौन सी एडजस्टमेंट है जहां पर आपको डिफिकल्टी आई थी उस एडजस्टमेंट के बारे में आप एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहां पर लिख लीजिएगा। ऐसा करेंगे जब हम लोग तो धीरे धीरे करके हमारे पास में पूरे सिलेबस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो जहां पर हम लोग अटके थे उसका एक समरी नोट्स रेडी हो जाएगा। लास्ट डे पर हम लोग यही समरी नोट रेफर करेंगे। और दोस्तों बिलीव मी अगर आप इस तरीके से अगर करते हो तो लास्ट डे पर पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाता है। जो रिलेवेंट है आप सिर्फ उतना ही देखते हो, जो आपको आता है वो एग्जाम में भी आपको आ ही जाएगा, उसको अलग से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा। और उसको भी रिवाइज इस तरीके से करना है, वो भी अनकॉन्शियसली आपका रिवाइज होता रहेगा। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो ये हुआ दोस्तों कॉस्टिंग के बारे में। कॉस्टिंग की एक और चीज़ है दोस्तों खास बात, वो ऐसी कि कॉस्टिंग ऑलमोस्ट 32 मार्क की बहुत बार थ्योरी पूछी जाती है। अब जनरली इस बारे में सवाल पूछा जाता है कि अभी आप कॉस्टिंग की थ्योरी कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों अगर एक ही दिन अगर आप पीएम लेके बैठोगे और सोचोगे कि मैं कॉस्टिंग की आज पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेता हूँ तो इम्पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए मैं जनरली सजेस्ट करता हूँ कि जब हम लोग कोई भी टॉपिक ले किसी भी सब्जेक्ट का तो सबसे पहले हम लोग उसका जो स्टडी मटेरियल है स्टडी मटेरियल ले, स्टडी मटेरियल में आप पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देर आफ्टर उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। देर आफ्टर आप क्वेश्चन आंसर में जहाँ पर कभी अटकेंगे अगेन कम बैक टू थ्योरी, थ्योरी में पढ़ लीजिए कि ये क्यों ऐसा, क्या लॉजिक है इसका, और लाइकवाइज आपकी थ्योरी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगी, आपको अलग से टाइम देने का जरूरत नहीं गिरेगा। दोस्तों कॉस्टिंग की थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 32 मार्क के लिए पूछी जाती है। 32 मार्क की अगर आती है तो आप उसको ऑप्शन में भी छोड़ छोड़ के सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ पाते हो, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिए। और थ्योरी बहुत सिंपल है, थ्योरी में मार्क्स मिलना ज़्यादा ईजी है देन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में एक भी पॉइंट अगर छूट गया तो सारे मार्क्स जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ कॉस्टिंग क्यूटी के बारे में, सेकंड सब्जेक्ट इसका।
इसका के बारे में जनरली पूछा जाता है कि इसका कैसे प्रिपेयर करें। इसका के बारे में बहुत बार दिक्कतें आती है, इसका हमें याद ही नहीं होता। दोस्तों, मैं आपको इसका मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी था, बट मैंने जो फॉलो किया वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, एक थर्ड टॉपिक है इसका का, उसके अंदर में कंट्रोल्स के बारे में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट सिंपल टॉपिक है दोस्तों। उसके बाद में एट टॉपिक कुछ तो भी मोबाइल कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इस सब से रिलेटेड है, तो वो भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल है, क्योंकि हम लोग ऑफिस में डे टू डे हम लोग इन चीज़ों को देखे हुए होते हैं। देर आफ्टर सातवां टॉपिक दोस्तों बहुत सिंपल है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड है। वो सेक्शन है, पेनाल्टीज है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसके जो 5-10 मार्क का जो भी आएगा वो बोनस मार्क्स है। तो सातवां टॉपिक आप डेफिनेटली 100% हमें करना ही है। सेकंड टॉपिक की अगर बात करें दोस्तों, उसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट वो ऑलमोस्ट 50% दोस्तों हम लोगों ने आईपीसीसी में पढ़ा था। और अभी आपको ऐसा लगेगा कि याद नहीं आ रहा है, बट आप जब उसको जब पढ़ोगे तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये मैंने पढ़ा है, और आपको याद भी रहने के लिए ईजी है। इसके अलावा दोस्तों पांचवा SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दोस्तों वो जो सीरीज है वो तो बस रिदम में ही याद हो जाता है, तो वो भी एक इजी टॉपिक है। और पहला टॉपिक जो है उसके आपको नोट्स के, आप अगर एक एनालिसिस अगर देखोगे, या फिर मार्केट में भी काफ़ी जगहों पर अवेलेबल है, उसके सिलेक्टेड 10-12 क्वेश्चन है। उन 10-12 क्वेश्चन में से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो वो 5-10 मार्क के लिए वो भी एक अच्छा टॉपिक है, जो कि हम लोग कंफर्म में सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, ये जो टॉपिक्स थे इसका के, ये सारे टॉपिक्स को एक नोटबुक के अंदर में इसके साइड रीडिंग्स लिख लिए थे। और ये जो नोटबुक थी ये मैंने अपने बेड के पास में रखी थी। जब भी मुझे कभी समय मिलता, रात में सोते समय बोलो, या फिर दोपहर में जब आप थोड़ा सा लेट जाते हो उस वक्त बोलो, सवेरे उठने के बाद बोलो, कभी भी, तो मैं इस नोटबुक को लेता और उसके जो साइड रीडिंग्स है, क्वेश्चन आंसर्स जो है, वो गो थ्रू कर लेता था। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे ये सारे के सारे आंसर्स याद हो गए, और कन्फ्यूजन भी नहीं था, और इसका एकदम सिंपल वे में हो गया। दोस्तों तीसरा तीसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा डीटी और आईडीडी। दोस्तों डीटी और आईडीडी ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट है, समझने के लिए जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है। और इसका जो पोर्शन है वो वास्ट होने की वजह से हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम आता है। दोस्तों डीटी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो डीटी के लिए वीजी सर, विनोद गुप्ता सर, देर आफ्टर अपने फारूक हक सर, और काफ़ी सारी फैकल्टीज है। तो दोस्तों सभी फैकल्टीज एकदम ज़बरदस्त है, और इनके जो नोट्स है वो बहुत ज़बरदस्त है। बड़े बड़े टॉपिक्स ये सारी फैकल्टीज ने बहुत अच्छे से कवर कर रखे हैं। बट एट द सेम टाइम दोस्तों, जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे टैक्स प्लानिंग वाला है एक टॉपिक, देर आफ्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, छोटे छोटे हैं। ये जो छोटे टॉपिक्स है दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि फैकल्टीज उनको उतना वेटेज नहीं दे पाते, क्योंकि ये सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग अगर एग्जाम की अगर बात करें, तो एग्जाम में ऑलमोस्ट 20 से 25 मार्क का इन टॉपिक से पूछा जाता है। अब इनको हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे? मैंने क्या किया था दोस्तों, विजय सर के ऑलमोस्ट 5 मॉड्यूल थे, तो 5 मॉड्यूल का मैं जैसे जैसे सर पढ़ा रहे थे वैसे 20-25 पेज सर एवरेज बेसिस पे पढ़ाते थे, वो सारी पेज मैं पढ़ते जाता था। और जो इरिलेवेंट है, जो मतलब इरिलेवेंट, जो मुझे इरिलेवेंट लगता है, या फिर ये चल ठीक है ये सिंपल है ये आ जाएगा, उसको मैं फर्स्ट रीडिंग में ही स्क्रैच कर डालता था। जो इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर देता था, सो दैट नेक्स्ट रीडिंग जब मैंने किया तो मेरे पास में जो इंपॉर्टेंट है, जो मुझे नहीं आता, जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा है, उतना ही बचा था पढ़ने के लिए। यही सेम फंडा आप बाकी फैकल्टीज की जो नोट्स है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये हो गए आपके बड़े बड़े टॉपिक्स। अब छोटे टॉपिक्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना है? दोस्तों इंस्टीट्यूट आपका जनरली जनवरी फेब में नए मॉडल्स आ जाएंगे इंस्टीट्यूट के, तो इंस्टीट्यूट के जो डीटी का जो पीएम और स्टडी मटेरियल है, वो आप उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली आपने सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वही टॉपिक्स जो है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं, कुछ कुछ थोड़े बहुत नंबर्स बदल के भी आते हैं। तो 20-25 मार्क का ये जो है ये बेनिफिट हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो डी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए कोई भी चीज़ रेफर करो, बट एट द सेम टाइम आपको आखिरी में डीटी का जो पीएम है वो सॉल्व करना ही है, मस्ट।
वो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि उसके अंदर में काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफ़िकल्ट सम्स होते हैं और वो सारी एक जगह पर मिलने अवेलेबल होने की वजह से बहुत सिंपल हो जाता है सॉल्व करना। आईडीटी की दोस्तों विशाल भट्टर सर, दीपक गुप्ता सर, दोनों ही बहुत ज़बरदस्त फैकल्टीज़ हैं। मैंने इन दोनों के बारे में काफ़ी मतलब रेफ़र किया था। इसके अलावा विनीत सोदानी सर की नोट्स भी काफ़ी अच्छी है, बांगर सर की भी नोट्स काफ़ी अच्छी है। डिपेंड करता है कि आपकी कोचिंग कैसे हुई थी, बट एट द सेम टाइम दोस्तों एक और चीज़ का जो आप ध्यान रखना, आप स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मैनुअल जो आईआईटी का है वो उतना अपडेटेड नहीं है, जहाँ तक कि मेरा एक एनालिसिस रहा है। अभी आपके टाइम पे अगर आ जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज दोस्तों आप विशाल भट्टर सर या डीजी सर, इनकी जो थ्योरी की जो बुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और जैसे डीटी में हम लोग कर रहे हैं वैसे ही हम लोग आईडीटी में भी करेंगे। जो इरेलीवेंट जो हम लोगों को लग रहा है उसको हम लोग स्क्रैच करते जाएंगे फर्स्ट रीडिंग में ही, तो सेकंड टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो काफ़ी इजी हो जाएगा। अब रही बात आईडीटी में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स है, कौन सा टॉपिक करना चाहिए। हमारा जो आईडीटी है उसमें सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम और एफटीपी। एफटीपी दोस्तों मिनिमम 4 मार्क के लिए पूछा जाता है, मैक्सिमम 8 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। अगर मॉड्यूल में अगर देखेंगे तो हार्डली 30 से 35 पेज के आसपास में उसकी थ्योरी दी है। दोस्तों कभी भी फ़ायदा है, बिल्कुल फ़ायदा है ये 30-35 पेज पढ़ने का। 4 मार्क ऐसे ही नहीं मिलते। आप बाकी सिलेबस में कोई टॉपिक छूट गया तो चलेगा, बट ये डेफिनेटली करना है। इसके अलावा अगर आपको आईडीटी के वैल्यूएशन के जो रूल्स, वैल्यूएशन के जो क्वेश्चंस है उसके लिए आपको रेफर करना है तो विनीत सोदानी सर की बुक बहुत अच्छी है। सर ने काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर में कवर किए हैं, तो वो भी हम लोग रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो अपीलेट प्रोसीजर्स होता है या फिर ट्रिब्यूनल वगैरह, वो डीटी और आईडीटी का ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको काफ़ी वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। दोनों कॉमन टॉपिक रहने की वजह से एक दूसरों के साथ में हम लोग कवर कर पाएंगे और सिंपल वे में पढ़ाई हो जाएगी। दोस्तों आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने पहले सेकंड ग्रुप की बात क्यों की। अगर फर्स्ट ग्रुप में दोस्तों हमारे जो क्वेश्चन है वो है अकाउंट्स और एसएफएम। अकाउंट्स और एसएफएम इतना वास्ट सब्जेक्ट है ये दोनों, कि ये दोनों हम लोग कितना भी पढ़े, 10 बार भी अगर पढ़ लिए तो भी हम लोगों को लगता है कि 11वीं बार एक बार थोड़ा सा रिवीजन होना ही चाहिए। तो दोस्तों जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, जो मेरे सीनियर्स के जो रिव्यू रहे, जो अपने फ्रेंड्स के रिव्यू थे, कि आदमी अकाउंट्स और एसएफएम पढ़ते पढ़ते ही अप्रैल निकल जाता है और फिर मई में उसके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि एक ग्रुप दो। ऐसा आपके साथ में ना हो, इसके लिए हम लोग पहले सेकंड ग्रुप से प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग एक टारगेट लेके चलेंगे कि 15 फेब तक के हमारा मैक्सिमम हम लोग फोकस करेंगे सेकंड ग्रुप के ऊपर में, और सेकंड ग्रुप का ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। 1.5 महीना दोस्तों मोर देन सफिशिएंट टाइम है सेकंड ग्रुप को प्रिपेयर करने के लिए। इसके रिवीजन का पार्ट मैं आपको आगे शेयर कर रहा हूँ, तो उस बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बट ये दिमाग में रखिए कि पहले सेकंड ग्रुप अगर हो जाए, देन आफ्टर फर्स्ट ग्रुप आप आराम से प्रिपेयर कर लोगे। और सेकंड ग्रुप एक बार का अगर आपका बना रहा तो आप बंधे रहोगे दोनों ग्रुप अपेयर होने के लिए, कि फर्स्ट ग्रुप पिक कर लेता हूँ यार। नहीं तो काफ़ी लोग गिव अप कर देते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हमारे साथ हो। ठीक है दोस्तों, रही बात ग्रुप वन की। ग्रुप वन में अगर हम लोग देखें तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है ग्रुप वन के। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया है नहीं कि आई डोंट नो, बट जो 4 सब्जेक्ट है वो चारों के चारों सब्जेक्ट है ना एक दूसरे से लिंक है। अकाउंट्स में अमालगमेशन है, तो एसएफएम में मर्जर्स एंड एक्विजिशंस है। ठीक है, वैल्यूएशन अकाउंट्स में भी है, एसएफएम में भी है। देर आफ्टर म्यूचुअल फंड कॉमन टॉपिक है। देर आफ्टर ऐसे और भी आपको टॉपिक पता चलेगा। अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे जाते हैं, ऑडिट में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं। देर आफ्टर लॉ में रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और ये सब कंपनी एक्ट वगैरह की बाकी सारी चीज़ें हैं, सरफेसिया है, पीएमएल है, एक्सेट्रा। सेम चीज़ों के ऊपर में ऑडिट के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो चारों सब्जेक्ट है दोस्तों, चारों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी इजी है। ठीक है, पहले अगर मैं बात करूँ ऑडिट की, तो दोस्तों ऑडिट को प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी लोग यही यहाँ से शुरुआत करते हैं कि ऑडिट की कोचिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये तो आपका सबका अपना अपना पर्सनल डिसीजन है। जो मेरा एक व्यू है कि ऑडिट की अगर हम लोग अगर कोचिंग ना करें तो भी आई डोंट थिंक कि कुछ प्रॉब्लम आएगा। मैंने भी ऑडिट की कोचिंग नहीं की थी। दोस्तों जो ऑडिट का डिस्कशन है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं कुछ व्यू।
सबसे पहले आता है प्रोफेशनल एथिक्स। वो ऑलमोस्ट 16 से 20 मार्क का कंपल्सरीली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देर आफ्टर होता है कंपनी ऑडिट। देर आफ्टर होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देर आफ्टर, और बाकी जो अदर टॉपिक्स है उसको। तो सबसे पहले अगर मैं प्रोफेशनल एथिक्स की बात करूँ दोस्तों, तो ये अगर आप मॉड्यूल में अगर देखेंगे तो हार्डली कुछ 70 पेजेस के रेंज में कुछ तो है, बट 16 मार्क फॉर श्योर आता है। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले एक बार मॉड्यूल से एटलीस्ट एक बार आप इसको सारे जो केस स्टडीज़ है, जो इसकी जो प्रोविजंस है प्रोफेशनल एथिक्स की, कोड ऑफ एथिक्स जो है, वो आप गो थ्रू कर लें। इसके बाद में आप 60-65 पेजेस का कुछ तो प्रैक्टिस मैनुअल में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू कर ले। तो हमारा जो 16 मार्क का जो टॉपिक है वो कंफर्म में एज इट इज़ रेडी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं क्लॉजेस किस तरीके से लिखे गए हैं, जिस तरीके से मॉड्यूल में लिखे हैं हम लोगों को वैसा का वैसा ही उसे याद कर लेना है, और हम लोगों को उसी तरीके से उसको एग्जाम में भी रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है। कंपनी ऑडिट दोस्तों, तो हम लोग जब कंपनी ऑडिट जब पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग लॉ के जो रिलेवेंट जो टॉपिक्स है, जैसे कि होता है रिम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, और डायरेक्टर्स के जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वगैरह के जो बाकी जो टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स भी हम लोग साइमल्टेनियसली हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें लॉ के लिए भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हमारा ऑडिट के ऊपर में भी एक टॉपिक निपट जाएगा। ये भी ऑलमोस्ट 10-12 मार्क का कंपनी ऑडिट मिनिमम पूछा जाता है। दोस्तों अब आती है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की बात। 40 से 45 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग याद कैसे करना और कौन सा पूछा जाएगा, इस बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है, बट पूछा जाएगा ये डेफिनेटली पता है। तो मैंने क्या किया था कि अगर फॉर एग्जांपल ले लीजिए 7240 फ्रॉड से रिलेटेड जो है, तो दोस्तों अगर मॉड्यूल का अगर इनिशियल पेजेस अगर देखोगे, या फिर पीएम के इनिशियल पेजेस में भी अगर आप देखोगे, तो हर एक साल से रिलेटेड है ना, एक जो 4 से 5 लाइन, जो एक जो मेन जो लाइंस है उस साल से रिलेटेड वो दी होती है। या फिर आप कोई क्वेश्चंस भी अगर देख लो, कोई भी आप एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए 7240 का, तो उसके ऊपर में जो 4 से 5 लाइन जो लिखी है वो आपको कॉमन मिलेगी सारे ही 7240 के क्वेश्चन में। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो 4 से 5 लाइन जो है, या एज इट इज एक अलग से नोटबुक बना लेंगे, और उस नोटबुक के अंदर में 7200 के लिए ये है, 7210 के लिए वो है, देर आफ्टर 7240 के लिए ये है, 250 के लिए ये है, 530 के लिए ये है। इस तरीके से हम लोग सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए जो मेन जो 4 से 5 लाइन जो है वो लिख लेंगे, और इस नोटबुक को भी हम लोग हमारे बेड के पास में रख लेंगे। जब भी कभी समय मिलेगा इसको खोल के देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, तो आपका भी बहुत सिंपल वे में स्टैंडर्ड्स का जो है वो हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो स्टैंडर्ड्स की जो ये जो है प्रैक्टिस मैनुअल दोस्तों हम लोगों को ऑडिट की भी पढ़ना ही है, वो मस्ट है। बहुत जगहों पर आपको ऐसा भी दिखेगा कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव है। आप एक काम कर लीजिए सिंपल में, पेन तो हम लोग हमेशा पढ़ते समय हमारे हाथ में रखते हैं, तो जो सिमिलर क्वेश्चन आपको लगा तो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए कि ये सिमिलर क्वेश्चन है। लास्ट डे के लिए आपको ये भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा इंटरनल ऑडिट में कोई एक टॉपिक दिया है, और कंपनी ऑडिट में भी सेम सेम टॉपिक के ऊपर में कोई क्वेश्चन दिया है, बट यहाँ पर एक पॉइंट ज़्यादा है और वहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है जो कि यहाँ पर कवर नहीं हुआ है। आप क्या कीजिए दोस्तों, जो मार्जिन जो होती है ऊपर में बोलो, साइड में बोलो, आजू बाजू में कहीं पे तो आपको जगह मिल जाती है उस पेज पर, वो सेम पॉइंट आप वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लीजिए। जब आप फिर से जब रिवाइज करोगे तो आपको इधर उधर देखने का काम नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर आपको सारे के सारे टॉपिक्स रेडी रहेंगे दोस्तों। तो ये भी एक काफ़ी सिंपल तरीका हो गया हम लोगों के लिए। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोस्तों ये तो हमारे लिए मस्ट है, क्योंकि ये अकाउंट्स में भी पूछा जाता है और ऑडिट में भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हम लोग जब अकाउंट्स में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात करेंगे तब इस पॉइंट को हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट 32 मार्क के लिए पूछे जाते हैं दोस्तों, और आपको कोई एक ट्रिक बना लीजिए। इनकेस अगर आपको अगर ट्रिक अगर नहीं बनाते आ रहा है, सा का नंबर अगर याद नहीं रह रहा है, तो आप मुझे सेपरेटली कॉल या फिर मेल कर सकते हैं, मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। या फिर मार्केट में भी काफ़ी सारी अवेलेबल है, या फिर बेटर रहेगा आप खुद का कोई एक टेक्निक बनाइए उसको याद करने के लिए। सा का नंबर दोस्तों नहीं लिखा तो एक बार चलेगा, बट अगर आप गलत लिखोगे तो डेफिनेटली मार्क जाएंगे, और हो सकता है कि एग्जामिनर उसको टोटली स्क्रैच कर दे आपके आंसर को। तो ये रिस्क हमें नहीं उठाना है। सा का जो नाम है वो भी एग्जैक्ट जो नाम स्टैंडर्ड में दिया है वही नाम हमें लिखना है, उसके अंदर में भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। उसकी जो कोडिंग लाइन जो मैंने आपको जो 4-5 लाइन जो बोली वो अगर आगे पीछे हुई तो चलेगा,
वो 4-5 लाइन का दोस्तों एक और बेनिफिट होगा, वो जब हम लोग जब पेपर में जब लिखेंगे तो उससे हमारी 7-8 लाइन वैसे कवर हो जाती है। जो स्टैंडर्ड में जो क्रक्स है वो क्रक्स उस लाइन में कवर हो जाता है। रही बात अगर क्वेश्चन का जो रिलेवेंस है वो रिलेवेंस अगर ले लो थोड़ा सा, तो आपका आंसर एकदम पिट्टी पैक बन जाता है और आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया ऑडिट के बारे में। देर आफ्टर अभी हम लोग बात करेंगे लॉ की। लॉ के दोस्तों 2 मॉड्यूल है और एक पीएम मिलता है। मेरा जो एक एक्सपीरियंस रहा है कि लॉ का अगर आप May 16 का अगर पेपर देखो तो काफ़ी डिफिकल्ट पेपर है। डिफिकल्ट था इन द सेंस, डिफिकल्ट नहीं था, जो भी था सिलेबस के अंदर का ही था, बट पढ़ने के लिए बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा था क्योंकि बच्चों ने पढ़ा ही नहीं था अच्छे से, सॉल्व करते ही नहीं आ रहा था। इसके लिए बेटर है दोस्तों कि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो तो फिर आप क्या करोगे। इसके लिए जो मैं सजेस्ट करूँगा वो है कि मॉड्यूल 2 ही है और इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया है उन्होंने कि हम लोग अगर एक रीडिंग भी अगर करें, प्लेन रीडिंग भी अगर हम लोग करें तो भी हम लोगों को लॉ का जो है वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। देर आफ्टर प्रैक्टिस मैनुअल तो मस्ट है, वो तो हमें करना ही है। लॉ अगर हम लोग अगर मॉड्यूल से पढ़े दोस्तों तो हार्डली 200-200-400 पेजेस पढ़ना है, बट श्योरिटी ज़्यादा रहेगी अगर किसी भी तरीका का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप अगर उसको सॉल्व कर पाओगे। मैंने जो लॉ है वो मॉड्यूल और पीएम से ही प्रिपेयर किया था और मैं वही सजेस्ट करूँगा कि मॉड्यूल और पीएम से प्रिपेयर करो। उसके अंदर में भी हम लोग हाईलाइट वगैरह करके वो सब चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गई दोस्तों अकाउंट्स की बात। अकाउंट की बैच के बारे में जनरली ऐसा होता है दोस्तों कि बच्चे एकदम इनिशियली फर्स्ट हम लोग जनरली फर्स्ट जो कोचिंग लगाते हैं वो अकाउंट्स या फिर एसएफएम की लगाते हैं और उस वक्त हमारा माइंड भी ऑफिस की वजह से या फिर सीरियसनेस थोड़ा कम होता है, उसकी वजह से कोचिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती। काफ़ी अच्छी अच्छी फैकल्टीज़ हैं बट एट द सेम टाइम दोस्तों एक और बहुत बढ़िया फैकल्टी है साउथ की, एमपी विजय कुमार सर। इनकी बुक जो है ऑलमोस्ट 1100-1200 पेजेस की है, आई एक्सेप्ट, बट वो जो बुक है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बुक है। अगर वो बुक को अगर आप सॉल्व कर लो तो बिलीव मी आपको मिनिमम 60+ आएंगे, आप मिनिमम 60+ सॉल्व करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर बात करें दोस्तों तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए डीएस रावत सर की काफ़ी अच्छी बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो अभी अब आप बोलोगे कि एमपी विजय कुमार सर की बुक को कैसे सॉल्व करें, या 1200 पेज की बुक है, सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। बट मैंने आपको अगर बता दूँ तो मैंने अप्रैल में अकाउंट्स की पढ़ाई शुरू की थी और मैंने एग्ज़ाम से पहले उस बुक को 3 बार सॉल्व कर चुका था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़बरदस्त बुक रहेगा और कितना सिंपल वे में ड्राफ्टेड रहेगा। मुझे दोस्तों अकाउंट में 65 मार्क्स का स्कोर है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से, इसको भी दोस्तों हम लोग सेम तरीके से प्रिपेयर करेंगे। जो इजी क्वेश्चन है उसको हम लोग स्क्रैच करते जाएंगे और जो जो हम लोगों को जो जो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट लग रही है उसको हम लोग नोट करते जाएंगे और जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर में उसका एक सीरीज ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस बना लेंगे। लास्ट डे पर हम लोगों को यही सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देखना है। अकाउंट्स और एसएफएम के बारे में दोस्तों मैं एक और चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि जब अकाउंट प्रिपेयर करो तो उससे रिलेटेड जो एसएफएम का जो टॉपिक है वो भी साइमल्टेनियसली ही प्रिपेयर कर लो। जैसे म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पर भी म्यूचुअल फंड कर लो, इससे हम लोगों को लिंकिंग करने में ईजी जाएगा, पढ़ाई में भी ईजी जाएगा, कम समय में ज़्यादा प्रिपेयर होगा। तो दोस्तों इसके अलावा अकाउंट्स की जो कंपैरिजन है वो भी ज़बरदस्त है, वो भी हमें रेफर करनी चाहिए। अभी आई बात एसएफएम की। एसएफएम में दोस्तों काफ़ी काफ़ी ह्यूज सिलेबस है, जैसे कि डेरिवेटिव आया, देयर आफ्टर फॉरेक्स, सिक्योरिटी एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग है, बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। आपको ये जो टॉपिक्स है ये आपको बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये टॉपिक्स ही 50% से ज़्यादा आपका सिलेबस कवर करते हैं। एट द सेम टाइम जो छोटे टॉपिक है उनको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको एक जनरल एक बता दूँ कि जैसे काफ़ी फेमस बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ है, बट एक बात करें दोस्तों तो सब फैकल्टीज़ अपनी जगह पर बेस्ट होती है और हम लोगों को 4-4 5-5 डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देते हैं। जब एग्ज़ाम का पेपर जब आता है तब अलग अलग फैकल्टीज़ अपना अपना क्लेम बताती है। हमारे बुक से हमारे नोट से 90 मार्क का पेपर आया, द आफ्टर 10 मार्क के सिमिलर क्वेश्चन थे। और दोस्तों इस चीज़ का मतलब क्या होता है, वो जो फैकल्टीज़ है वो जब पढ़ाते हैं तब वो कोई भी 1 या 2 चीज़ पढ़ाते हैं और वो हम लोगों को होमवर्क देते हैं और दे एक्सपेक्ट अस कि हम लोग वो जो 4 से 5 बुक जो दी है वो सारी बुक हमने सॉल्व की है। पर जनरली दोस्तों ये नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस। टाइम नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आलस कर देते हैं या फिर ऑफिस या फिर एनीथिंग छोड़ दो। तो दोस्तों ये एक रिस्क प्रॉब्लम आता है।
तो मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा कि आप अकाउंट्स बोलो या फिर एसएफएम बोलो, आप मॉड्यूल और पीएम ये रेफर ज़रूर करना। और मॉड्यूल पीएम ट्राई करना कि एटलीस्ट एक बार आपकी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। मैं वो फैकल्टीज़ के बारे में बहुत रिस्पेक्ट रखता हूँ दोस्तों। इनफैक्ट मैंने भी ऐसी फैकल्टीज़ के साथ पास से कोचिंग ली, इसके लिए मैं सीए बन पाया। बट एट द सेम टाइम हम लोगों को ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है, तो मॉड्यूल और पीएम सॉल्व करना ही है, प्लस कंपाइलेशन विल बी द एडेड एडवांटेज। अब दोस्तों ये भी काफ़ी बार हम लोगों को देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे समय बीतेगा, जनवरी जाएगा, फरवरी जाएगा, आपके ऊपर में भी प्रेशर आएगा, आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं एक ही ग्रुप प्रिपेयर करता हुआ भी अब बहुत बार रेगुलरली आपका अपने आप से फाइट चलेगा कि अब नहीं, अब बस मेरे से नहीं होता, मैं एक ही ग्रुप प्रिपेयर करूँगा। बट दोस्तों अब उस वक्त को आपको बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और कुछ भी हो जाए आप अपने गोल से मत हटना। इसके साथ में आपको मैंने जो कुछ चीज़ें नोट डाउन की है उस बारे में जैसे मैं बताऊंगा कि जैसे जो आपका सीनियर रहेगा लाइब्रेरी में या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे भी पढ़ते हो, वहाँ पे कोई आपका सीनियर रहेगा, तो वहाँ पर वो आपको आके बोलेगा कि मैंने ये किया था, वो किया था, बट मैं फेल हो गया। दोस्तों दूसरे क्या बोल रहे हैं इन चीज़ों से आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होइए। आपको जो करना है वो है आपका टारगेट मई 17 एग्जामिनेशन, और वो एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है, बस यही हमारा एक टारगेट है। दूसरी बात, जब आप नोट्स जब बनाते रहोगे, जैसे कि हम लोगों ने इसका की नोट्स डिस्कस की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी, दोस्तों ये नोट्स के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा। जो भी बंदा देखेगा बोलेगा ये समय है क्या, आप फेब में बनाओगे तो भी यही बोलेगा, अप्रैल में बनाओगे तो भी यही बोलेगा। दोस्तों बट ये जो नोट्स है ये आपको डेफिनेटली बनानी ही है। जैसा हम लोगों ने हमारे डिस्कशन के स्टार्ट में ही बोला कि हमारा अगर 70% भी अगर सिलेबस हो गया तो भी हम लोग 80 मार्क का पेपर लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्यों टेंशन लेना। हम लोग हमारे नोट्स आखिरी मोमेंट तक के बनाएंगे, और ये जो आखिरी मोमेंट है, आखिरी मोमेंट पे यही जो हमारी नोट्स है, जो हमारी मेहनत है, वो काम आएगी। ये दोस्तों लास्ट डे पर आप इतना बड़ा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का रिवाइज नहीं कर पाओगे, बिलीव मी। और मैं ये नहीं चाहता कि जब आपने पूरी पूरी मेहनत की है, पूरी पूरी कोशिश की है, तो सिर्फ एक रीज़न कि आपका लास्ट डे पर रिवीजन नहीं हो पाया और इसके लिए हम लोगों को फिर से प्रिपेयर करने का काम पड़ रहा है, ये मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो। इसके लिए दोस्तों बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 आपके नोट्स के बारे में बहुत सीरियस रहिए। और जो मस्ती मजाक का जो समय था वो अभी जा चुका है, अभी हम लोगों को नोट्स बनानी ही है। अब दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव होते हैं। दोस्तों अगर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम लोग अगर 4-5 महीने के लिए अगर ये सब चीज़ों से अगर दूर हो जाए। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आपका व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी है वो आज ही रात को 12 बजे के पहले अनइंस्टॉल कर लीजिए। अगर बाहर गाँव अगर रहते हो तो आपके पास में अगर सादा फ़ोन रहा तो भी कोई फ़र्क नहीं करेगा, अगर आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों ये जो व्हाट्सएप है ना, बहुत ज़्यादा टाइम खाता है और ये आपको खुद को भी पता है। आप अगर बाहर गाँव हो, लाइब्रेरी में वगैरह पढ़ते हो, लाइब्रेरी में फ़ोन वगैरह स्विच ऑफ रखना चाहिए। जनरली ऐसे रूल्स वगैरह होते हैं काफ़ी जगहों पर। आपको क्या दिक्कत है फ़ोन भी अगर बंद रहा तो? सवेरे शाम आपके घर पे बात कर लीजिए, जो आपका जो स्टडी सर्कल है उस स्टडी सर्कल को पता रहेगा कि आपका क्या शेड्यूल है, क्या नहीं है। सफिशिएंट है। जो अननेसेसरी कॉल्स है उनको अवॉइड कर दीजिए और ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम टाइम आपका जो मोबाइल है उस वक्त आप स्विच ऑफ कर दो, एटलीस्ट आप जब पढ़ाई कर रहे हो तब तो भी। आप दोस्तों एकदम ही अगर आइसोलेशन में अगर जाके अगर पढ़ाई करोगे तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कोई एक डेट डिसाइड कर लीजिए, माइट भी सैटरडे और संडे, कि सारे फ्रेंड्स मिलेंगे और सारे फ्रेंड्स उस 2 घंटे में दोस्तों आप बिल्कुल भी पढ़ाई की बातें मत कर लीजिए। यू कैन टॉक एनी नॉनसेंस, बट आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है इस चीज़ से आपका कम हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको दोस्तों के साथ में आपका कांटेक्ट भी बना रहेगा, तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो आप भी ऐसा कुछ एक ट्राई कीजिए कि जिससे आपको आपके दोस्तों के साथ में मुलाकात होती रहे। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, स्टडी। ये काफ़ी लेंदी था आई नो, बट इसके आगे का जो है वो दोस्तों मिस मत कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।